वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस और आप लोग देख रहे हैं PYQ टू MCQ PYQs टू MCQs। इसके तहत हम क्या करते हैं? इसके तहत यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। उस आधार पे हम कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं जिससे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सके और फिर हम उसके आधार पे कुछ नए क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं जिसके पूछे जाने की प्रायिकता रहती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है पेज नंबर 1 का, यूपी टेम्पल गेट्स FCRA नोट विदाउट रिक्वेस्ट। तो यूपी में जो टेम्पल है, मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर, उनको विदाउट रिक्वेस्ट जो है FCRA प्रदान किया गया है। तो इस संदर्भ में हम लोग इसका डिटेल्ड FCRA का एनालिसिस करेंगे और इस संदर्भ में देखेंगे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। तो वृंदावन उत्तर प्रदेश के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी चंदा विनियम अधिनियम यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रजिस्ट्रेशन जो है प्राप्त हुआ है, लेकिन पुजारियों ने आवेदन न करने का दावा किया है। इसके हाइलाइट्स देख लीजिए। तो FCRA पंजीकरण जो है धार्मिक श्रेणी में हुआ है, जिससे विदेशी दान अब संभव हो पाएगा जो मंदिर है उसके लिए। सो मंदिर का प्रबंधन जो है गोस्वामी पुजारियों और स्वामी हरिदास के वंशजों द्वारा किया जाता है और 480 करोड़ के कोष मौजूद हैं अभी। इसके तहत अगर देखें FCRA पुजारी जो है FCRA आवेदन से अनजान है और मंदिर में 3 प्रकार से चंदे से चलता है अभी, जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है, डिजिटल डोनेशंस होता है और डोनेशन बॉक्स के द्वारा जो पैसे मिलते हैं उससे। इस संदर्भ में हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है FCRA, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो FCRA को 1976 में लागू किया गया था और 2010 में संशोधित किया गया ताकि भारतीय संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी चंदा जो है या अंशदान है उसको नियंत्रित किया जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी फंडिंग से राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित प्रभावी न हो। इस कारण से एक संशोधन किया गया है 2010 के तहत, 2010 में। तो आगे हम देखते हैं इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। यह व्यक्तियों, संघों, गैर सरकारी संगठन या NGO और कंपनियों पर लागू होता है जो विदेशी अंशदान प्राप्त करते हैं। राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी और मीडिया संस्थान FCRA के तहत फंड प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये याद रखेंगे आप, ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन? राजनीतिक दल, अगर राजनीतिक दल FCRA से चंदा लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। सरकारी कर्मचारी और मीडिया संस्थान जो उसे विदेशी अंशदान के तहत चंदे प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है। रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस देख लीजिए। तो संस्थाओं को गृह मंत्रालय में FCRA के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। उन्हें विदेशी अंशदान के लिए अलग बैंक खाता रखना होता है और वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। प्रतिबंध क्या क्या है इसके तहत? तो इसके तहत जो है विदेशी फंड का उपयोग राजनीतिक, धर्मांतरण, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है। धनराशि का उपयोग सिर्फ संगठन के जो घोषित उद्देश्य हैं उसके लिए किया जाना चाहिए। एक संशोधन 2020 में किया गया, वो देख लीजिए। NGO के लिए जो है आधार अनिवार्य किया गया है। NGO प्रमुख के लिए जो महत्वपूर्ण पद पे हैं NGO के तहत, उनका जो आधार है इस रजिस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। विदेशी अंशदान सिर्फ एक विनिर्दिष्ट जो बैंक होंगे SBI नई दिल्ली में, उसमें प्राप्त किया जा सकेगा और NGO जो है विदेशी फंड किसी अन्य NGO को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये जो एक चेंजेज आए हैं, ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है और इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रायिकता बनी रहेगी। उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है? उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द हो सकता है, जुर्माना लग सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्रालय निगरानी करता है और विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठनों का ऑडिट करता है। तो एक्चुअली ये गृह मंत्रालय द्वारा एक आपको दिया गया आदेश है संस्थाओं को कि आप प्राप्त कर सकते हैं और आप इस FCRA खाता के तहत आप प्राप्त कर सकते हैं धनराशि को और इसका उपयोग जो है जो विनिर्दिष्ट उद्देश्य है उसी के लिए कर सकते हैं। आपके समक्ष क्वेश्चन है, विदेशी अंशदान अधिनियम यानी FCRA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी और मीडिया संस्थान के तहत FCRA के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त करने के पात्र हैं। तो आपने अभी देखा है कि इन चीजों इनको बैन किया गया है इसके तहत।
तो अगर फर्स्ट काट दे तो हमें आंसर मिल जाते हैं, फिर भी हम पढ़ते हैं इसको। एफसीआरए के तहत जो है पंजीकृत संस्थाओं को विदेशी अंशदान के लिए अलग बैंक खाता रखना अनिवार्य है, ये आपने देखा है। जो एसबीआई अब दिल्ली के लिए 2020 का जो संशोधन है, एसबीआई दिल्ली ब्रांच के तहत ये किया जा सकता है। एफसीआरए संशोधन अधिनियम 2020 के तहत एनजीओ प्रमुखों के लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया है आधार को, ये भी सही है। तो 2-3 हमारा सही विकल्प हो जाता है। ये गलत इसीलिए शुरू में भी हमने आपको बताया था कि राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी और मीडिया संस्थान को जो है एफसीआरए के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त करने से निषिद्ध किया गया है। बाकी डिटेल्स इसमें दिया गया है और ऊपर भी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पेज नंबर 2 द हिंदू से। दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस कर दिया है प्ली, जो सीएजी रिपोर्ट जारी करने के लिए जो स्पेशल सेशन की बात की जा रही थी बीजेपी एमएलए के द्वारा, उसको याचिका को खारिज कर दिया गया है। और विधानसभा जब होगी आएगी तब विधानसभा में बिल को पेश करने की बात कही गई है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जो दिल्ली सरकार के सीएजी रिपोर्ट पेश करने में देरी को संविधान के प्रति उपेक्षा करार दिया है और 5 फरवरी के चुनाव से पहले विशेष सत्र आयोजित करना अव्यवहारिक उन्होंने बताया है। और कोर्ट ने नई विधानसभा को चुनाव के बाद सीएजी रिपोर्ट जल्दी पेश करने का निर्देश दिया है। तो इस संदर्भ में हम लोग सीएजी के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सीएजी जो है भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षा प्राधिकरण होता है और यह सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है कि पैसे को आप कहाँ खर्च करते हैं, क्या सही दिशा में खर्च हो रहा है, क्या नियमों का पालन हो रहा है, और नियमों के पालन के अलावा क्या जो पैसे हैं उसका जो व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए था वो हो रहा है कि नहीं। सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया जाता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि संवैधानिक संस्था है और अनुच्छेद 148 आर्टिकल है इसके लिए। अपॉइंटमेंट जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। और एज जो है 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले आ जाए, सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं ये। ड्यूटीज और पावर क्या क्या है ये हम लोग समझते हैं। सरकारी खातों का लेखा परीक्षण ये करती है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के खाते का ऑडिट करता है और रक्षा, रेलवे और सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व का लेखा परीक्षण भी किया जाता है इसके तहत। ऑडिट जो है ऑडिटिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज सार्वजनिक उपक्रमों का लेखा परीक्षण भी करता है और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी और बैंकों का लेखा परीक्षण इसके तहत किया जाता है। विधायी रिपोर्ट देख लीजिए, रिपोर्टिंग टू लेजिस्लेचर। अपनी लेखा परीक्षा का रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति और राज्यपालों को सौंपता है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत करती है। इसका मतलब ये है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट, केंद्रीय रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, और जो राज्य का रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपता है, जो विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है ये, अर्थात यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन कुशलता, आर्थिकता और कानूनी तरीके से उपयोग किया गया हो। इंडिपेंडेंस यानी सीएजी की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो निश्चित कार्यकाल होता है इसका। अस्थायी कार्यकाल महाभियोग प्रक्रिया के बिना नहीं, मतलब महाभियोग प्रक्रिया तो नहीं होती है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो महाभियोग की तरह ही होता है। सैलरी चेंज जो है, सैलरी वेतन जो है समेकित निधि से दिया जाता है, वेतन संविधान के समेकित निधि से दिया जाता है, सरकार के नियंत्रण में नहीं होता। और अगला है कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद इन्हें नहीं प्राप्त होता है। इस संदर्भ में आपके समक्ष क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संदर्भ में विचार करना है। सीएजी को सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत है, बल्कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम काट दें तो सी हमारा आंसर आ जाता है। सो सीएजी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के खातों का ऑडिट करता है। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक हो सकता है। तो पहला गलत इसीलिए था क्योंकि आर्टिकल 148 के तहत जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीएजी को अपॉइंट करती है। बाकी आप डिटेल देख लेंगे, हमने सारा इसमें ऑलरेडी लिख दिया है।
आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और उस पीडीएफ से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है जहां से पीडीएफ प्राप्त होता है, तो आप इस मोबाइल नंबर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला है पेज नंबर 3 से, जो प्रलय मिसाइल है वो रिपब्लिक डे परेड पे दिखाया जाएगा, तो उस संदर्भ में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ गणतंत्र दिवस परेड में स्वदेशी प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन करेगा, जो भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगा। प्रलय मिसाइल के बारे में जान लीजिए। प्रलय मिसाइल जो है शॉर्ट रेंज क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका जो डिस्टेंस है, जो रेंज है 400 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो है आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए जो है कन्वीनियंट है, दोनों यूज कर सकता है। और ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल एलओसी और एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इसको इसके लिए विकसित किया गया है। फीचर्स देख लीजिए। ये जो है अशोक लीलैंड के उच्च गतिशीलता वाहन पर आधारित है, जो 12x12 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स है अशोक लीलैंड की। डेवलपमेंट की बात करें तो इसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 2023 में मास प्रोडक्शन के लिए इनको बोला गया है, इस प्रोडक्ट को। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 1000 नहीं, एक तो शॉर्ट दूरी की, शॉर्ट डिस्टेंस है और 400 किलोमीटर तक की है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, चेक करिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन ऑलरेडी बचा हुआ है। यह अशोक लीलैंड की 12x12 उच्च गतिशील वाहनों पर आधारित है और इसमें ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। दो तो ऐसे भी आएगा ही। थर्ड देख लीजिए, अधिग्रहण को 2023 में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा मंजूरी दी गई है। तो ये दोनों ही सही है, इसीलिए बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसकी जो दूरी है वो 400 किलोमीटर की रेंज है और ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आगे हम लोग देखते हैं, बाकी आप इसमें देख सकते हैं और पीडीएफ में आप स्टडी कर सकते हैं। अगला हमारा पेज नंबर 5 से है, ओडिशा टॉप नीति फिजिकल हेल्थ इंडेक्स छत्तीसगढ़ नेक्स्ट बेस्ट, यानी कि नीति आयोग ने जो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, उसके विषय में हम लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये दिया हुआ है, आप देख लीजिए, फ्रंट रनर और अचीवर का दिया हुआ है। ओडिशा जो है रैंक 1 के अंतर्गत आया है। परफॉर्मर में तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार है और हरियाणा है। और बाकी हम डिटेल्स देखते हैं यहाँ पे। तो नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट 2025 प्रस्तुत की है और 18 मेजर स्टेट्स को जो है इसके अंतर्गत फिजिकल परफॉर्मेंस, डेट सस्टेनेबिलिटी और रेवेन्यू मैनेजमेंट के आधार पे रैंकिंग किया गया है। इसके अंतर्गत टॉप परफॉर्मर की बात करें तो ओडिशा को रैंक 1 दिया गया, छत्तीसगढ़ रैंक 2, उसके बाद गोवा और झारखंड है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा को उच्च पूंजीगत व्यय और कम ब्याज भुगतान के कारण अचीवर वर्ग में रखा गया है। फ्रंट रनर की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को संतुलित वित्तीय प्रबंधन और विकासात्मक खर्च में उत्कृष्टता प्रदर्शन करने के लिए दिखाया गया है। वर्स्ट परफॉर्मेंस देख लीजिए तो ये पंजाब और केरल जैसे राज्यों को बढ़ते ऋण और राजस्व घाटे के कारण सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले वर्ग में रखा गया है। की ऑब्जर्वेशन देख लें तो ओडिशा ने ऋण स्थिरता में सर्वाधिक स्कोर किया, जबकि पंजाब और केरल जैसे राज्यों ने कम व्यय गुणवत्ता का सामना किया है। इसका जो डेटा है वो डेटा सीएजी का जो रिपोर्ट है, ये ध्यान देना जरूरी है कि सीएजी के रिपोर्ट के आधार पे, सीएजी के डेटा के आधार पे ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। जो इसमें इंडिकेट्स हैं वो देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस और डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी। ये जो 5 इंडिकेटर्स है ना, इन 5 इंडिकेटर्स के आधार पे यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, नीति आयोग की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 5 प्रमुख उप सूचकांक पर आधारित है, जिसमें व्यय की गुणवत्ता, वित्तीय विवेकशीलता शामिल है। बिल्कुल सही है।
डेटा भारतीय रिजर्व बैंक के आधार पे नहीं, हमने अभी देखा था CAG का जो रिपोर्ट होता है, डेटा है, उसके आधार पे ये सारे तैयार किए जाते हैं। तो सेकेंड नंबर अगर हम काट देते हैं तो 1 and 1 3 एक और पढ़ना पड़ेगा। सूचकांक में शामिल प्रमुख ऋण स्थिरता, इस सूचकांक में ये बिल्कुल सही है, उप सूचकांक में से एक है, तो 1 and 3 इज राइट आंसर हेयर। इस संदर्भ में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, और ये सबसे पहली बार रिपोर्ट जारी किया गया है, तो इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाने की काफी प्रायिकता होती है। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक वास्तव में 5 प्रमुख उप सूचकांक पर आधारित है, जो व्यय की गुणवत्ता, स्वास्थ्य संग्रह, वित्तीय विवेकशीलता, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता पर आधारित है। और ये जो डेटा है वो CAG के डेटा पे आधारित है। तो ये आपका एनालिसिस है 2 डेज। हम मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।